नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। आप जानते हैं इजराइल फलस्तीन पर लगातार मैंने वीडियोस किए हैं। जब सीज फायर हो गया, उसके बाद जब सीज फायर कंफर्म हो गया, उसके बाद मैं इंतजार कर रहा था कि आगे चीजें कैसे होती हैं। लेकिन जैसा अंदेशा था वही हो रहा है। लगातार इजराइल सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लगातार फलस्तीन के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, साथ में बगल के लेबनान को भी नहीं छोड़ा गया है। लेबनान पर लगातार हमले हो रहे हैं और अब जो खबर आ रही है वो बेहद खतरनाक है। ईरान में इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह बताया है कि आयतुल्लाह खामनेई को मारने की प्लानिंग इजराइल कर रहा है, उनको भी टारगेट करने की प्लानिंग है। और भी डिटेल्स है, इसलिए मुझे लगा कि आज आपसे दोबारा बात करनी चाहिए और मिडिल ईस्ट पर आपको अपडेट करनी चाहिए। सबसे बड़ी जो खबर हाल फिलहाल में आई है वो लेबनान से आई है। लेबनान में जो साउथ लेबनान का इलाका है वहां पर तो इजराइल लगातार हमले कर ही रहा था। लगातार वहां पर हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के बहाने लोगों को, जो वहां रहने वाले हैं, उनको टेरिफाई करने का काम कर रहा था। कुछ इलाकों पर भी अभी तक कब्जा है उसका। कल यह खबर आई कि बेरूत पे उसने एक बड़ा हमला किया और बेरूत में उसने टारगेट किया हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर हैं हायथम अली ताबताई को। और अब यह खबर लगभग कंफर्म हो गई है कि हायथम अली ताबताई मारे गए हैं। उनके मारे जाने के बाद एक वीडियो जारी किया है रेजिस्टेंस ने, जिसमें 1960 से लेकर अब तक जो उनका पूरा एक सफर रहा है एक रेजिस्टेंस के वॉरियर के रूप में, उस पूरे सफर को इस वीडियो में बताया है। अब देखिए, इस पर जरा सा रुक के, इसके पहले कि हम गजा की तरफ चलें, इस पर थोड़ा सा रुक कर बात करना और समझना बेहद जरूरी है। हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की, यानी उनसे हथियार छीनने की बात लगातार हो रही है। अमेरिका भी लगातार ये इशारे कर रहा था कि इजराइल जो है वो हमला कर सकता है लेबनान में, बेरूत के ऊपर या कहीं भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। जब यह हमला हो गया तो अमेरिका से दो अलग अलग तरह के बयान आए। एक बयान में कहा गया कि हमें नहीं पता था, दूसरे बयान में कहा गया कि कुछ दिन पहले डिस्कस हुआ था लेकिन एग्जैक्ट टाइम और लोकेशन हमें नहीं पता था। सब बेकार की बात है। अमेरिका के साथ मिलकर ही इजराइल, अमेरिका को साथ लेकर ही इजराइल इन हरकतों को अंजाम दे रहा है। अमेरिका ने ही सीज फायर करवाया था लेबनान और इजराइल के बीच में, और इसलिए अगर सीज फायर लेबनान में लगातार टूट रहा है तो उसके लिए अमेरिका भी जिम्मेदार है। पहला पॉइंट तो मेरा यह है। दूसरा पॉइंट, जिस तरह से बयान आया, वहां के राष्ट्रपति का बयान जिस तरह से आया, उस पूरे बयान में इजराइल का कहीं नाम नहीं लिया गया। तो एक बात यह समझ में आ रही है, इसके पहले भी जब हिजबुल्लाह के चीफ को मारा गया था उस समय भी यह बात आई थी कि उनका एग्जैक्ट लोकेशन इजराइल से शेयर किया गया था। और अब भी जब बेरूत में यह हमला हुआ है तो भी यह बात आ रही है कि कहीं लेबनान की सरकार या उससे जुड़े हुए लोग इसमें शामिल तो नहीं है, क्योंकि लेबनान की सरकार इस बात पर राजी हो चुकी है कि हिजबुल्लाह से हथियार छीने जाएंगे। हिजबुल्लाह एकदम हथियार देने को तैयार नहीं है। और इस मामले में अगर देखें तो मिडिल ईस्ट की ज्यादातर कंट्रीज, चाहे वो सऊदी अरबिया हो या बाकी कंट्रीज हो, वो सब इसी फेवर में हैं कि हिजबुल्लाह के हथियार छीन लिए जाएं। क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह के हथियार छीन लेने का मतलब है कि लेबनान के ऊपर पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल का कब्जा। अमेरिका और इजराइल जैसे चाहेंगे वैसे लेबनान को चलाएंगे, और यह सऊदी अरबिया के लिए बेहतर इसलिए हो सकता है कि इससे ईरान कमजोर होगा। अब देखना यह है कि हिजबुल्लाह के पास क्या ऑप्शन बचते हैं। हिजबुल्लाह ने बयान तो दिया है कि इसका बदला लिया जाएगा, लेकिन क्या हिजबुल्लाह वाकई इसका बदला लेने की सिचुएशन में है? क्योंकि इसका बदला लेने का मतलब है इजराइल के साथ फुल फ्लेज लड़ाई। जो लोग मेरे वीडियोस पहले देखते रहे हैं इजराइल फलस्तीन पर, यह बात मैंने हमेशा कही है कि लेबनान के अंदर जो डिवाइड हैं, जो फॉल्ट लाइंस हैं, शिया, सुन्नी, द्रूज, ईसाई, इसके नाम पर जो फॉल्ट लाइंस हैं, उसका फायदा इजराइल हमेशा उठाता रहा है। इजराइल के साथ सीधी लड़ाई का मतलब यह है, अगर हिजबुल्लाह सीधी लड़ाई के लिए जाता है तो यह फुल फ्लेज वार जो होगा उसमें लेबनान के अंदर से उसको कितना सहयोग मिलेगा और लेबनान के अंदर उसके दुश्मन कितना नुकसान पहुंचाएंगे, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिजबुल्लाह कमजोर तो हुआ है। चाहे वो पेजर बम वाला मामला हो, चाहे उसके चीफ का मारा जाना हो, नसरुल्लाह साहब का मारा जाना हो, या उसके बाद भी लगातार हमले हो, अभी तक हिजबुल्लाह ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है।
अब हिजबुल्लाह के सामने दो ही ऑप्शन हैं, या तो वो फुल फ्लेज वार में जाए, जो कुछ बचा है सब झोंक दे और इजराइल को जितना नुकसान पहुंचा सकता है उतना पहुंचाए, अपनी ताकत दिखाए। ऐसे में सारी दुनिया उसके दुश्मन होगी। अमेरिका तो है ही इजराइल के साथ, मिडिल ईस्ट के लोग भी इजराइल का ही साथ देंगे, भले डायरेक्टली ना दे, इनडायरेक्टली दे। और दूसरा तरीका है कि चुपचाप खुद को खत्म होता हुआ देखे और जितना मजबूत कर सकता है उतना मजबूत करे और सही मौका मिलने पर इजराइल के अंदर या फिर लेबनान के अंदर अपने दुश्मनों पर हमला करे। लेबनान के अंदर किसी पर भी हमला करने का मतलब है कि वहां पर गृहयुद्ध दोबारा शुरू हो सकता है, जो फाइनली इजराइल को ही फायदा पहुंचाएगा। आप जानते हैं सीरिया पर असद को हटाने के बाद, सीरिया से असद को हटाने के बाद जिस तरह का कब्जा हुआ है, उसके बाद ईरान और हिजबुल्लाह के लिंक टूटे हैं और उसका नुकसान हिजबुल्लाह को हो रहा है। तो फिलहाल लेबनान में आगे क्या होगा यह कह पाना बहुत मुश्किल है। अगर हिजबुल्लाह फुल फ्लेज वार में जाता है तो एक बार फिर से वहां बहुत कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होगी। अब इसी के साथ जो ईरान में खबर आई है, ईरान से जो खबर आ रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान वार को लेकर चाहे जितना भी हल्ला इजराइल ने मचाया हो, लेकिन इजराइल के एक्सपर्ट्स ने ही एक से ज्यादा बार अलग अलग जगहों पर कहा है कि 12 रोजा जंग जो हुई थी ईरान के साथ, उसमें इजराइल को जीत जैसी कोई चीज तो हासिल हुई नहीं थी। ईरान फिर से अपनी मिसाइल कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है। जो मिसाइलें इजराइल को तबाह करने में खत्म हुई थी वो मिसाइलें फिर से बना रहा है। आईएईए को लेकर तमाम सारी बहसें चल रही हैं। अभी तक ईरान आईएईए में दोबारा शामिल होने को तैयार नहीं हुआ है और इजराइल का अच्छा खासा नुकसान हुआ था जो दुनिया ने देखा था। जान का भी नुकसान हुआ था, माल का भी नुकसान हुआ था और कई ऐसे स्ट्रेटेजिक ठिकाने इजराइल के टूटे थे, खराब हुए थे, बर्बाद हुए थे, तबाह हुए थे, जिसकी वजह से इजराइल को अमेरिका के हाथ पांव जोड़ने पड़े थे और फाइनली अमेरिका ने एक हमला किया था और जंग रुकी थी। उसके बाद से हालात काफी बदले हैं। हमास के साथ इजराइल को समझौता करना पड़ा है। दुनिया भर में जिस तरह की बेइज्जती हुई उसके बाद समझौता करना पड़ा और उस समझौते के बाद भी फलस्तीन के अंदर या फिर यह कहें कि गजा के अंदर एकदम से पीस हो गया हो, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। न्यूज से बाहर जरूर हो गया है। अब गजा पर बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही। लोग मान के चल रहे हैं कि सीज फायर है, थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन चीजें आगे बढ़ेंगी। ट्रंप लेकर आते हैं यूनाइटेड नेशन में रीबिल्डिंग का और बाकी सबका पीस का प्रस्ताव, वो पास हो जाता है। ये सारा कुछ आप जानते हैं, अलग अलग मीडियम्स पे आपने देखा होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान का कांटा इजराइल के गहरे चुभा हुआ है और इजराइल ईरान में कुछ बड़ा करने का प्लान बना रहा है। खबर यह आ रही है कि ईरान की जो एजेंसीज हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका कहना है कि आयतुल्लाह अली खामनेई को निशाना बनाने की कोशिश जो है वो अमेरिका और इजराइल मिलकर कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे नसरुल्लाह को निशाना बनाया गया था लेबनान में। अब एक सूरत यह है कि अगर खामनेई साहब को निशाना बनाया जाता है तो क्या ईरान को डिस्टर्ब करने की जो उसकी प्लानिंग है सक्सेसफुल हो जाएगी। मान लें, सबसे बुरी बात भी अगर मान लें कि ऐसा करने में वो कामयाब हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि लेबनान वाला मामला ईरान में है। ईरान की अपनी एक लीडरशिप है, बहुत सारे उसके लीडर्स मारे गए थे पिछली बार भी चोरों की तरह उनको उनके घरों में मारा गया था। मिसाइल्स उनके घरों पे पहुंची थी, ड्रोन्स पहुंचे थे और वो मारे गए थे, लेकिन तुरंत उनकी जगह लेने वाले लोग आ गए थे। एक प्रोफेशनल आर्मी है, एक प्रोफेशनल देश है, जिसमें एक आदमी जाता है तो अलम उठाने के लिए, उसकी जगह उठाने के लिए दूसरा आदमी तुरंत चला आता है। तो अगर अपने इस शैतानी इरादे में कामयाब भी हो गए तो खामनेई साहब की जगह एक दूसरा लीडर आ जाएगा, ईरान फंक्शन करता रहेगा। ईरान को डिस्टर्ब करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन खामनेई साहब के साथ कुछ होता है तो वो ईरान के लिए निहायत शर्म की बात होगी, क्योंकि वो उसके सबसे बड़े लीडर हैं, सर्वोच्च नेता कहा जाता है, रिलीजियस लीडर है। तो ईरान में जब यह खबर आई होगी तो जाहिर तौर पर ईरान पहले से ज्यादा चौकन्ना होगा खामनेई साहब को भी बचाने के लिए और इजराइल या अमेरिका की तरफ से किसी भी हमले के अंदेशे से। मुझे यह लगता है कि ईरान पर हमला करने के पहले ये लेबनान पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहेंगे। लेबनान को पूरी तरह से, लेबनान को क्या, ये कहिए कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह से कमजोर करना चाहेंगे। अब आगे क्या होता है, जैसा होता है मैं अपडेट करूंगा, लेकिन अभी बात करनी जरूरी है गजा के ऊपर।
गजा में यह आरोप लग रहा है कि अभी महीने 2 महीने हुए सीज फायर को और इतने दिनों में कम से कम 500 बार इजराइल सीज फायर तोड़ चुका है, हमले कर चुका है। देखिए, गजा को 2 हिस्सों में बांटा गया है, येलो लाइन बनाकर 2 हिस्सों में बांटा गया है और गजा का जो हिस्सा इजराइल की तरफ लगता है वहां इजराइल की आर्मी अभी भी है। तो उस इलाके में तो सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। वहां पर हमास के नाम पर आम लोगों को भी लगातार मारा जा रहा है, घर गिराए जा रहे हैं। तमाम वीडियोज आए हैं जिनसे पता चलता है कि ये सारी हरकतें हो रही हैं। लेकिन जिस इलाके से कहा गया था इजराइल को पूरी तरह से खाली करने का, उस इलाके में भी हमले जारी हैं। अगर गजा के मीडिया की बात करें तो शनिवार की शाम तक, यानी आज मंडे है, शनिवार की शाम तक 497 टाइम्स जो हैं हमले हुए हैं या युद्ध विराम की जो शर्तें हैं उनको तोड़ा गया है। और ये जो हमले हुए हैं इसमें 342 लोग मारे गए हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं, महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं। इसके अलावा 875 यानी 875 लोग घायल हुए हैं और इजरायली सेना जो है वो छापेमारी और घुसपैठ के दौरान 35 लोगों को हिरासत में लेकर गई है। यह सारा कुछ सीज फायर का साफ उल्लंघन है। अगर अलग अलग करके देखें तो सीधी जो गोलीबारी होती है उसमें 142 लोग मारे गए हैं। 142 बार ऐसा हुआ है कि सीधी गोलीबारी हुई है। जो आर्मी के व्हीकल हैं, आर्मी के जो वाहन हैं, वो रेजिडेंशियल या फिर एग्रीकल्चरल जो इलाके हैं उनमें 21 बार घुसे हैं। जमीन, हवाई या तोपखाना जो उनका है, उस तोपखाने से 228 बमबारियां हुई हैं, जिसमें घर और नागरिक तबाह हुए हैं। इसके अलावा 100 और मामले हैं जिसमें जानबूझकर घरों को तबाह किया गया है। यह मैंने डेटा आपको इसलिए दिया कि आप समझ सकें कि सीज फायर के बावजूद वहां किस तरह की हत्याएं चल रही हैं, किस तरह का काम चल रहा है। इसके साथ अगर आप देखें तो जो वेस्ट बैंक है, पश्चिमी किनारा जो है वेस्ट बैंक है, वहां पर से जो बने हुए हैं, जो शरणार्थी शिविर बने हुए थे, जहां ये लोग रह रहे थे, रिफ्यूजी कैंप बने हुए थे, उनमें से कई रिफ्यूजी कैंप्स को खाली कराया गया है। लोग बाहर निकाले गए हैं और लोगों के पास अब रहने की जगह नहीं है। लोग नए कैंप की तलाश में हैं। यह सारा कुछ ह्यूमन राइट वायलेशन भी है। अगर सिर्फ 24 नवंबर की बात करें तो इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में रेड्स मारी और 16 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। कहा कि ये आतंकी गतिविधि में शामिल थे, ये टेररिस्ट थे। ये बड़ा आसान है इजराइल के लिए कि किसी को भी उठाए और कह दे टेररिस्ट है। इसके अलावा भी इस तरह की घटनाएं तमाम हुई हैं। ये एक वीडियो मैं देख रहा था, मुझे लगा कि आपको मैं दिखाऊं। इस बच्ची के घर पे बम गिरा, ये परेशान हो गई कि कहीं मेरे बाप जो हैं वो इसमें शहीद ना हो गए हों। उनको तलाशते हुए पहुंची, परेशान रही और फाइनली उसे पता चला कि उसके बाप बच गए हैं। तो उसके चेहरे पर जरा सी राहत दिखाई दी। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको याद है कि वादा यह किया गया था कि गजा में खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन यूएन की रिपोर्ट बताती है कि सीज फायर के बावजूद गजा में खाने और पानी की कमी की वजह से 460 मौतें हुई हैं और तकरीबन 2 बच्चे रोज इसके असर में आ रहे हैं। या तो उनको माल नरिशमेंट हो रहा है या फिर वो भूख से मर रहे हैं। यानी खाना और पानी जो मिनिमम चीज थी वो भी उस तरह से नहीं पहुंच रही है जिसकी उम्मीद थी। इसके अलावा वहां के अस्पताल तो ज्यादातर जमींदोज कर दिए गए हैं, तबाह बर्बाद कर दिए गए हैं। तो 15,000 लोग कम से कम हैं जो चिकित्सा के इंतजार में हैं, जो इस इंतजार में हैं कि कोई आए और उनका इलाज करे। और इजराइल लगातार ये काम कर रहा है कि जो एड आ रही है, जो डॉक्टर्स और बाकी सब भेजा जा रहा है, उनको वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। उधर ट्रंप ने जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, कहा यह गया कि बोर्ड ऑफ पीस जो है वो फलस्तीन की देखभाल करेगा, उसके रीडेवलपमेंट का काम करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन खबरें यह आ रही हैं कि जमीन कब्जे का जो पुराना प्लान था, याद होगा आपको, ट्रंप ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें गजा को रिविएरा बनाया गया है, वहां डांस हो रहा है, मांस भूना जा रहा है और लड़कियों के साथ ट्रंप डांस कर रहा है। सपना तो वही है। तो अब यह खबरें आ रही हैं कि यह जो बोर्ड ऑफ पीस है, यह गजा में जमीनें हड़पने की बात कर रहा है कि जो उसके असली मालिकान हैं उनसे जमीनें हड़प ली जाएं और बदले में उनको कुछ मुआवजा दिया जाए। साथ में हमास से हथियार छीने जाने की बात लगातार चल रही है। अभी
सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं वो गए हुए थे अमेरिका, वहां उन्होंने बहुत सारी बातें की। ये भी कहा कि इजराइल के साथ हम पीसफुल रिलेशन चाहते हैं। हालांकि ये जोड़ा कि जब तक फलस्तीन को इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनाया जाएगा तब तक रिलेशन हमारे नॉर्मल नहीं होंगे। जॉर्डन वगैरह से कोई खास बयान नहीं आए हैं, बीच बीच में रस्मी बयान आते रहते हैं अर्दोगान के टर्की से, जिसमें वो इसको जेनोसाइड कहते हैं वगैरह वगैरह कहते हैं, लेकिन इसके आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। पूरे 2 साल की जंग में हमने देखा है कि अर्दोगान किस तरह से दोहरी चालें चलते रहे हैं। अर्दोगान नहीं होते तो असद आज सीरिया से बाहर नहीं गए होते और रेजिस्टेंस कमजोर नहीं हुआ होता। तो अर्दोगान बेसिकली इजराइल और अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं। बाकी चाहे वो जो चाहे वो कहें, उनके कहने को बहुत सीरियसली मुझे लगता है कि उनके आसपास के लोग भी नहीं रहते। हालांकि हमास के लोग गए हुए थे, बताया जा रहा है कि हमास के लोग उनसे मिलने गए हुए थे, कुछ बात हुई है, लेकिन उसकी बहुत डिटेल्स अभी तक नहीं आई। तो कुल मिलाजुलाकर यह है कि गजा में आगे क्या होगा यह अभी भी डोलड्रम में है। सीज फायर की एक शर्त तो यह थी कि आगे जाकर येलो लाइन से पीछे हटेगा इजराइल और पूरी तरह से फलस्तीन को खाली कर देगा और फलस्तीन अपने हिसाब से फिर गजा को अपने हिसाब से वहां के लोग डेवलप करेंगे। इनमें से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। सिक्योरिटी का इंतजाम अभी भी हमास के पास है। येलो लाइन से पीछे हटने की फिलहाल कोई संभावना नहीं दिख रही। अभी बिना किसी फोर्स के इजराइल येलो लाइन छोड़ के हट जाएगा, इसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही। इंटरनेशनल प्रेशर था इसलिए थोड़ा सा पीछे हटा, पूरा पीछे तभी हटेगा जब उस तरह का कोई प्रेशर बनेगा। तो ये अभी वहां पर हालात हैं। बोर्ड ऑफ पीस जो बनाया गया है वो पीस के लिए नहीं, असल में वो बोर्ड ऑफ लूट है जो जमीनें लूटने की प्लान कर रहा है। बातें हो रही हैं फलस्तीन स्टेट बनाने की, लेकिन डीमिलिटराइज स्टेट कहा जा रहा है। ऐसा स्टेट जिसके पास अपनी मिलिट्री नहीं होगी, ताकि इजराइल जब चाहे जहां चाहे कब्जा कर ले, जब चाहे जहां चाहे जिसको चाहे मार दे और पलट के वो कुछ कर ना पाए। रेजिस्टेंस को कमजोर करने के लिए अमेरिका और इजराइल लगातार कोशिश कर ही रहे हैं और ईरान से दोबारा जंग करने का ख्वाब देख ही रहा है इजराइल। इन सब के बीच में अगर आपको यह लगता है कि मिडिल ईस्ट में लंबी शांति हो गई है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। फिलहाल आपको ऊपर ऊपर से थोड़ी बहुत शांति दिखाई दे रही है कि कोई सीधी जंग नहीं चल रही है, लेकिन इजराइल की प्यास और भूख जो है वो बिना लोगों की जान लिए मिटती नहीं है। जब तक नेतन्याहू है गद्दी पर कम से कम, तब तक इस तरह की चीजें लगातार चलती रहेंगी और जब वो चिंगारियां फेंकता रहेगा तो कभी भी कोई भी चिंगारी भड़क कर मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है। जब भी कुछ खास होगा, बड़ी खबर होगी, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक भी इनको पहुंचाइए। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर चाहें तो 3 रुपए रोज से भी कम पर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, ज्वाइन बटन दबाकर या कमेंट, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके सहारे। आप जब हमारे साथ होते हैं तो हमें वो ताकत मिलती है कि हम वो सच कह सकें जो कहने में लोगों की जबान कांप जाती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।